स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम तैयारी करते हैं एमके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम की। तो जैसा कि आप सबने जून 2023 का पेपर ज़रूर देखा होगा और उससे आपने एनालाइज किया होगा कि पेपर का पैटर्न जो है अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, इसीलिए आपकी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक नई स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रिपेयर की है, जिसमें आप जून 2023 में आराम से अपना नेट भी और जेआरएफ भी क्रैक कर पाएंगे। तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये अगले 4 महीनों के लिए रहने वाली है, यानी कि फॉर द नेक्स्ट 120 डेज अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका जेआरएफ जो है वो डेफिनेटली पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है जिससे आप डेफिनेटली अपना जेआरएफ क्रैक कर लेंगे। JRF is that there shouldn't be any fours but only sixes. Now what do we mean by that? सिर्फ आपको छक्के ही मारने हैं अपने एग्जाम के लिए, ना कि चौके। तो अगर आपने देखा हो कभी भी क्रिकेट अपनी लाइफ में, तो चौके में क्या होता है, जब आप चौका मारते हो तो आपके दिलों की धड़कन जो है वो बड़ी रहती है जब तक वो आपके बाउंड्री को क्रॉस कर ना निकल जाए बॉल। लेकिन जब आप एक सिक्स मारते हो ना तो आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि हाँ ये तो है जो बॉल एकदम बाउंड्री को क्रॉस करेगी ही और हमें 6 नंबर जो है वो दिलवाएगी ही। तो ऐसे ही आपको अपने जेआरएफ का स्कोर भी करना पड़ेगा। जेआरएफ के लिए आपको एक ऐसा स्कोर, एक अपनी इस तरीके की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आप ऐसा स्कोर क्रैक कर सके कि जब आपका रिजल्ट आने वाला हो तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि क्या मेरा इस बार जेआरएफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको बाउंड्री पर लटके नहीं रहना है, आपको उस बाउंड्री को क्रॉस करना है। तो आप उस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करती हूँ स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आपको एमके यूजीसी नेट पेपर के बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो, जो ऊपर आपको आई बटन में दिख रही होगी। उसमें मैंने डिटेल्स आपको शेयर कर रखी है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है या आपको पहले से ही एमके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में पता है तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 है वो एक जनरल पेपर होता है हमारा, टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च होता है, कम्युनिकेशन होता है, आगे हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है एंड सो ऑन। ऐसे 10 यूनिट होती हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, तो 100 मार्क का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऐसे ही पेपर 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश का है पेपर 2 तो आपके इंग्लिश से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मार्क का वो आपका पेपर बनता है। तो अब आपको इस 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स लेने हैं और इस 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स लेने हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो अगर आप अपना जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पेपर 2 आपको कभी भी जेआरएफ नहीं दिलाता है। पेपर 2 आपको सिर्फ नेट क्रैक करके देगा, जेआरएफ आपको सिर्फ पेपर 1 ही क्रैक करके दे सकता है। नाउ व्हाई? बिकॉज पेपर 1 का नेचर ही ऐसा है कि आपका पेपर का पैटर्न कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए वो फिर भी मैनेजेबल होगा। लेकिन अगर आपके पेपर 2 का पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो हो सकता है मैनेजेबल हो और ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए मैनेजेबल ना रहे, तो आपका स्कोर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने पेपर 1 को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आप अपना जेआरएफ जो है उसे क्रैक कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर 1 में कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो पेपर 1 में आपको ट्राई करना है कि आप 40+ क्वेश्चंस को टारगेट करें, यानी कि 80+ मार्क्स लाने की कोशिश करें, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। वो आपके लिए एकदम मैनेजेबल होगा। कैसे मैनेजेबल होगा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियो के अंदर, मतलब आगे ही इसी वीडियो के अंदर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है बस, अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो इस बार। अगर आपके 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप सिर्फ नेट पर ही अटके हुए हो या नेट भी आपका नहीं निकल रहा है, तो आप डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपका इस बार निकल जाएगा जेआरएफ। ठीक है, चलो। तो पेपर 1 में आपको 40+ क्वेश्चन जो है वो टारगेट करने हैं, ये दिमाग में बिठा लेना है। कैसे मैं बताऊंगी, यानी कि आपको 80+ मार्क्स जो है वो पेपर 1 के अंदर डेफिनेटली लाने ही लाने हैं। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट बारी आती है पेपर 2 की। ना पेपर 2 में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, इट डिपेंड्स।
इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पेपर। आपका पेपर मुश्किल आता है, आपका पेपर आसान आता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस जो है वो कीप करने पड़ेंगे। सो लेट्स अज्यूम आपका पेपर जो है वो डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका अभी पेपर आया था जून 2023 का, तो ये पेपर जो था आपका डिफिकल्ट आया, तो आपकी जो कट ऑफ थी वो फॉल चली गई, डाउन चली गई। तो उस केस के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? आपको 55 प्लस क्वेश्चन जो है वो ठीक करने हैं, यानी कि आपको 110 प्लस मार्क्स जो है वो अक्वायर कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका पेपर इजी आता है, जैसा कि हमारा इससे पिछला अटेम्प्ट था, फरवरी 2023 का अटेम्प्ट था, या हमारा दिसंबर 2022 वाला अटेम्प्ट, ठीक है, जून 2022 वाला अटेम्प्ट जो था वो इजी आए थे, तो उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चंस टारगेट करने हैं? 70 प्लस क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं और 140 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं, ये मैं आपको एकदम छक्का मार देने वाले मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पेपर से पहले ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा JRF होगा या नहीं होगा। अगर इससे थोड़ी सी डेविएशन आती है तो भी आपका नेट या JRF निकल सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, किस तरीके से आपकी कट ऑफ निकलती है, क्या आपका हिसाब रहता है, कितने एप्लीकेंट्स होते हैं उस साल, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेफ साइड रखना चाहते हो तो आपको ये मार्क्स जो है वो टारगेट करने पड़ेंगे। अब मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि कैसे आपका ये मार्क्स स्कोर करने से JRF निकल सकता है, ठीक है। चलो, सो लेट्स अज्यूम कि हमारा पेपर जो है पेपर 2 वो इजी आया था, ठीक है। तो अगर इजी आया तो आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? आपने 140 स्कोर किए, ठीक है। पेपर 1 में आप 80 मार्क्स स्कोर कर चुके हो, तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे टोटल कितना बनेगा? 220 मार्क्स, और 220 मार्क्स पे क्या बन जाता है? JRF बन जाता है बहुत ही आराम से, ठीक है। अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपकी मैक्स कट ऑफ कितनी जाती है? 212, 214, 216, ठीक है। 220 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका JRF डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। बट हो सकता है कि कोई बच्चा 220 ना स्कोर कर पाए, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे के 200 से 210 मार्क के बीच में आते हैं, अगर पेपर आपका इजी आया है, तो आपके क्या बन जाएगा? नेट तो आपका बन ही जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, आपका पेपर 1 में 40 प्लस क्वेश्चन नहीं बने, 38 बने, 39 बने, या आपका पेपर 2 के अंदर 70 नहीं बन पाए, 68 बने, 69 बने, तो उस केस के अंदर आपका नेट क्वालिफाइड जो है वो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो हमें अपना वर्स्ट सिनेरियो क्या देखना है? नेट, ठीक है। नेट को आप कभी भी अपना बेंचमार्क नहीं बनाएंगे, आप JRF को अपना बेंचमार्क बनाएंगे। आप कोशिश करेंगे 220 मार्क्स लाने की, तो कहीं आपके 200 या 210 तो आ ही जाएंगे, है ना। 220 की तैयारी करोगे तो 200 तो आ ही जाएंगे आपके मार्क्स, तो 200 जब आ जाएंगे तो आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसी तरीके से अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आ जाता है, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आपके 110 मार्क्स यहाँ पर बने होंगे, 80 मार्क्स आप पेपर 1 में ले चुके हैं, 190 मार्क्स में आपका JRF निकल जाएगा। और ये भी मैंने क्या कहा? बाउंड्री से पार। इस बार आपकी कट ऑफ क्या निकली है? 188 निकली है JRF की। मैंने आपको कहा आप 190 स्कोर करोगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बाय चांस आप 190 नहीं स्कोर कर पाते, आप कहीं 176 से 186 के बीच में रह जाते हो, तो नेट तो अपना कहीं गया ही नहीं, नेट तो हमारा क्वालिफाइड है ही, ठीक है। आई होप ये स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या टारगेट आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। तो 80 मार्क्स आपको पेपर 1 में किसी भी हालत में लेकर आने ही है, और वो पॉसिबल है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है आपको 40 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट, आपका पेपर 2, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पेपर, वो अब आपको डिसाइड कर लेना है कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। तो चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे कि आप 80 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। नाउ लेट अस डिस्कस कि आपको हर यूनिट में पेपर 1 के कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे ताकि आप अपने 80 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैं हमेशा से ही कहती आ रही हूँ इज
डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। आप हमेशा इन दोनों यूनिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर 1 के लिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होते हैं। आपको पैटर्न पता होता है कि किसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस वो आने वाले हैं, किस तरीके से आपका टेबल आएगा, कैसे आपको वो सॉल्व करने हैं। तो 5 के 5 क्वेश्चंस उसमें आपके सही हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ऐसे ही कॉम्प्रीहेंशन भी है, जितने ज़्यादा आप कॉम्प्रीहेंशंस को सॉल्व कर कर जाएंगे पेपर में, उतना ही जल्दी आपके स्कोर्स जो है वो ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर फोकस करना है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप कितना स्कोर कर जाएंगे, 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स। अब 80 में से 20 मार्क्स जो है आप यहीं पर स्कोर कर चुके हो, सिर्फ 2 यूनिट्स को पढ़कर, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप ये 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर नहीं कर पाते, किसी रीज़न से डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपसे वो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, या कॉम्प्रीहेंशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे गलत हो जाता है, तो उसके लिए हम मार्जिन भी लेकर चलेंगे। मार्जिन क्या है कि चलो आपने 20 में स्कोर किया तो कहीं आपने 16 से 18 मार्क्स जो है वो स्कोर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ये 16 से 18 या करेक्ट 20 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे वो आपका डर्टी पिक्चर के अंदर डायलॉग है ना कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इस तरीके के आपके यूनिट्स हैं जिनके बिना आपका JRF हो ही नहीं सकता, और ये आपको JRF तभी दिला सकते हैं अगर आप सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इन दोनों यूनिट्स के लिए ही। प्रीवियस ईयर उठाइए और इनको करने में अब आप लग जाएगी। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इज LR एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका भी सेम पिछली 2 यूनिट्स की तरह है, आप 5 में से 5 क्वेश्चन इनके सही कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि LR और रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होता है, बहुत सालों से सेम पैटर्न आ रहा है, सेम तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों के प्रीवियस ईयर्स कर कर चले जाते हो, बेसिक आपके टॉपिक्स करके चले जाते हो, तो आप इनके सारे क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब LR के लिए तो मैंने एक आपको अभी रिसेंटली ही वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस के थ्रू आपको टॉपिक्स करवाए थे, और इस बार सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो उसी में से आए थे। 99% जो पेपर्स थे आपके वो उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन जो थे वो उससे सॉल्व नहीं हो सकते थे, बाकी सब आपका जो है उसी एक वीडियो में कवर हो रहा है, सिर्फ 1 घंटे की वो वीडियो है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपका LR तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड भी है, उसके भी आप PYQs कीजिए, आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर भी आपने कितने किए, 10 क्वेश्चन ठीक करे तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 20 + 20 40 मार्क्स जो हैं आपने यहीं पर क्रैक कर लिए हैं 4 यूनिट्स में ही, ठीक है। 50% स्कोर आप यहीं पर क्रैक कर चुके हो। वही हम थोड़ा सा डेविएशन लेंगे, अगर 20 नहीं आए तो कहीं 16 मार्क्स पर तो आप अटक ही जाओगे, ठीक है। तो 16 मार्क्स हम यहाँ पर मिनिमम जो है वो लेकर चलते हैं, इससे कम आप नहीं स्कोर करोगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अब देखो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है उनके लिए तो ये एकदम वो है, वरदान की तरह है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वो बच्चा जो है जिसका मैथ्स अच्छा है वो इसके डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है अच्छे से सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे को मैथ्स नहीं अच्छी लगती, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, तो आप इसके अंदर कितने स्कोर कर सकते हो, आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसके आराम से स्कोर कर पाओगे। जो बच्चे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती मैं उसकी बात कर रही हूँ। सेम PYQ उठाओ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखो, उनको सॉल्व कर लो और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको वो सॉल्व करने हैं। अब अगर आप चाहते हो कि मैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की सीरीज़ जो है आप सबके साथ लेकर आऊँ, ताकि आपकी अगर मैथ्स अच्छी नहीं लगती है अब आपको आसान लगने लग जाए वो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो उस सीरीज़ से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। बट उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो काम क्या है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने सब फ्रेंड्स के साथ।
जो भी एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सब जैसा कि जानते हो मेरी 100+ वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, बट स्टिल जो है सब्सक्राइबर्स का अमाउंट थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती नहीं वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप चाहते हो मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूं और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की एक सीरीज़ आपके साथ लेकर आऊं, जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन उससे ठीक करो, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बिल्कुल फ्री काम है ये, कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना है इस वीडियो को, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ आएंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का अमाउंट इस वीडियो से बढ़ेगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं वो सीरीज फिर आपके लिए स्टार्ट करूँगी। चलो नेक्स्ट है अब आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपने 3 से 4 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपके 6 से 8 नंबर जो है वो यहाँ पर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन भी आप PYQ से कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली ऐसे आते ही हैं कि आप कितना भी पढ़ के चले गए हो, स्टिल वो आपके गलत हो ही जाएंगे, ठीक है। वो तुक्के पे आ जाता है, तुक्के से सही हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। मैं तुक्के वालों को काउंट नहीं करूँगी यहाँ पर, डेफिनेट वालों को काउंट करूँगी जो आपके PYQ से सॉल्व हो ही जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस है आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, अगेन 6 से 8 नंबर आप इसके अंदर गेन कर सकते हो। अच्छे सिनेरियो में 8, वर्स्ट सिनेरियो में 6 तो आप इसमें से गेन कर ही सकते हो, ठीक है। अब अच्छे सिनेरियो में भी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को रिजर्व में रख दिया है, ये भी आप समझ लो। गलती करने की गुंजाइश मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलती करने की गुंजाइश ही नहीं दे रही। नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप दुनिया जहान का पढ़कर चले जाओ, स्टिल वो आपको पेपर के अंदर नहीं आती होगी, ठीक है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है, इसके आपको स्टैटिक क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, जो बार बार आते हैं आपके पेपर में। सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक्स रिपीट होते हैं, लाइक आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये पॉल्यूशन हो गया, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, ये सब जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके। सॉइल इरोजन, इनको पढ़कर आपको जाना है। तो जब आप इनको पढ़ लोगे तो आपके चांसेस होते हैं कि आप 2 से 3 क्वेश्चन को इसमें ठीक कर लोगे, ठीक है। 2 से 3 आप कर लोगे, जो बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आप कितना भी पढ़ लोगे तो भी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नए ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसको टारगेट करना है, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको टारगेट करने हैं जो PYQ से आप करोगे, क्लियर। इससे आपने स्कोर कर लिए 4 से 6 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, तो इनमें से आपके स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं बनते, इनमें से हमेशा आपको नया ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लेवल के आते हैं इन दोनों ही यूनिट्स में से, तो इसको आप कितना भी प्रिपेयर कर लोगे, इनके आप 10 से 10 क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड में गलत होगा ही, कम्युनिकेशन में गलत होगा ही, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश के नए नए वर्ड्स आपको दिखेंगे, नई नई सी थ्योरीज आपको हर पेपर में नई थ्योरी देखने को मिलती है, तो इसीलिए इनको आपको टारगेट सबसे लीस्ट पे करना है, ठीक है। यही बच्चे गलती करते हैं, वो इसको मेन टारगेट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को नहीं। ये इजी लगते हैं लेकिन पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से डिफिकल्ट आता है, ठीक है। इसीलिए आपको इनको लास्ट प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको इन सबको देनी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, 80+ स्कोर करना। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें 10 मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन उसके ठीक नहीं करने हैं, हमें सिर्फ 80+ लाने हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट रहेगा, क्लियर। इसमें आप दोनों को मिला के आपको 6 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। अब आप कम्युनिकेशन के 4 कर लो, टीचिंग के 2 करो, टीचिंग का 1 करो, कम्युनिकेशन के सारे ठीक कर लो, वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स आपके यहाँ बनेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट ICT। अगेन ICT भी आप कंप्लीटली नहीं पूरा कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल बेस्ड आजकल आने लग गया है, ठीक है। तो आपको वही स्टैटिक क्वेश्चंस करने हैं जो PYQs में पूछे जाते हैं, बार बार टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अब उसके अंदर आप 3 क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से, तो 3 में आपके 6 नंबर बन जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी मैंने ये लीस्ट आपको मार्क्स की रेंज बताई है और मैक्सिमम मार्क्स की रेंज जो बताई है, इससे आपका JRF और नेट कैसे क्रैक होगा। नाउ लेट अस सी द कैलकुलेशन फॉर पेपर 1। अब देखो आपके पेपर 1 में अगर बेस्ट आपने स्कोर किया है, ठीक है, जो आपको मैंने मैक्सिमम रेंज बताई जो आप स्कोर कर सकते हो, उससे आप आसानी से 80 मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। 80 हमें चाहिए थे, टारगेट है। बट व्हाट इफ आप 80 नहीं स्कोर कर पाए, तो आपका वर्स्ट सिनेरियो क्या रहना चाहिए।
वर्स्ट सिनेरियो में मैंने आपके सारे मार्क्स जो है लीस्ट वाले ऐड कर दिए, तो आपको मिला 68 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि पेपर 1 में आप 80 नंबर लेकर आए हैं या 68 मार्क्स लेकर आए हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका जो JRF है उसके लिए आपको पेपर 2 में कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं। ये चीज़ आपको समझ आई? पहले आपको पेपर 1 का मार्क्स देख लेने हैं, उसके बाद पेपर 2 के आपको डिसाइड करने हैं, ना कि पहले पेपर 2 देन पेपर 1। ठीक है, तो चलो अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर आपका इजी पेपर आया, ठीक है, इजी पेपर आया तो JRF के लिए आपको टोटल मार्क्स कितने चाहिए? 220 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 220 में से आपने 68 मार्क्स जो है, मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रही हूँ, अगर आपने बेस्ट किया है 80 मार्क्स तो JRF आपका पक्का ही है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो आपका JRF निकल गया सभी। नेक्स्ट, अगर आपने 68 वर्स्ट सिनेरियो अगर आपने अपना स्कोर किया है, तो अब आप देखो कैसे आपका JRF निकलेगा और नेट निकलेगा। JRF के लिए अगर आपका पेपर इजी आया है तो आपके टोटल कितने बने थे? 220, उसमें से आपने 68 पेपर 1 में किए हैं स्कोर, यानी कि 152 अब आपको स्कोर करने हैं पेपर 2 में, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 76 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। अगर आपने 80 किया है तो कितने करने थे? 70 क्वेश्चन आपको ठीक करने थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी तो आपको पेपर 2 में 6 जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़ेंगे JRF के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेट के लिए। नेट में क्या है? आपने 200 स्कोर किए थे, ठीक है, नेट के लिए 200 स्कोर किए, 68 आपने पेपर 1 में कर लिए हैं। पेपर 2 के लिए कितने चाहिए आपको? 132 मार्क्स चाहिए, तो 132 के लिए यानी कि आपको 66 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा झोल आ गया, पहले आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने थे पेपर 2 में, अब आपको थोड़े ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 आपको जो है वहाँ पर गुंजाइश देता है कि आप पेपर 2 में जो क्वेश्चन है वो कम भी ठीक कर आएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपने पेपर 1 में गड़बड़ी कर दी, जो कि आपने यहाँ पर करी है अपने वर्स्ट सिनेरियो में, तो आपको पेपर 2 जो है वो काफ़ी एक्सीलेंट देकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए, पेपर अगर मुश्किल आ जाए आपके जून 2023 की तरह आ जाए, तो आपके JRF कैसे निकलेगा? 190 आपके टोटल बनने चाहिए, 68 आपके पेपर 1 में, तो पेपर 2 के लिए 122, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं? 61 क्वेश्चन अब आपको ठीक करने हैं। जो आपका पहली वाली स्ट्रैटेजी थी, यानी कि जब आपने 80 मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको कितने करने थे वहाँ पर? 55 क्वेश्चन आपको ठीक करने थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेट। नेट कैसे निकलेगा? वर्स्ट सिनेरियो में आपके 176 आ रहे थे, मैंने कहा 176 से 186, तो देखो मैंने लीस्ट वाला ही लिया है। 176 में से आपने 68 माइनस किए, कितने करने हैं आपको पेपर 2 में? 108, यानी कि 54 क्वेश्चन अब आपको ठीक करने पड़ेंगे पेपर 2 में, अगर आपका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है तो ये तो पूरी स्ट्रैटेजी हो गई आपकी पेपर 1 की कि मैम पेपर 1 में हमें कितना सॉल्व करना है, कैसे कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना क्या है? ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये तो ठीक है, नंबर तो समझ में आ गए कितने लाने, पर कैसे लाएं इतने सारे नंबर, क्या पढ़कर इतने सारे नंबर लाएं, तो वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सारे जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन थे, 31 या 35 जितनी भी शिफ्ट थी आपकी, सबके क्वेश्चंस जो है वो एनालाइज करके एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर दी है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आपने टॉपिक्स कर लिए तो आप आसानी से ये 80 मार्क्स स्कोर कर लोगे और वर्स्ट सिनेरियो में 68 तो कर ही लोगे। 68 का मतलब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो वो जो टॉपिक्स हैं अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, जिसका आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है। तो जल्दी से आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहे होंगे सभी यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आप डेफिनेटली इन सबको कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम रीसेंट पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो आप इसको डेफिनेटली अच्छे से कर लीजिएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आप सबके साथ डिस्कस करती हूँ कि अब आपको पेपर 2 किस तरीके से क्रैक करना है। जो ये पेपर 2 की मैंने मार्क्स आपको बताए हैं 152, 132, ये 122, 108, अब ये इतने सारे मार्क्स जो मैंने कह दिए, ये अब आप कैसे स्कोर करोगे वो मैं आप सबको समझाती हूँ। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में है, तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स से बिलोंग नहीं करते, किसी और पेपर से बिलोंग करते हैं, तो भी आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एनालाइज किया है पेपर 2 को। इसी के बेसिस पे आप खुद अपने पेपर 2 को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।
चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो अब सबसे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करी है। तो मैंने जो अभी आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है वो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। जो आपका इस बार क्वेश्चन पेपर आया था उसी के बेसिस पे मैंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप करी है। तो इस बार आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स पर पूछे गए थे, विच वर 18 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन आपसे इंडियन इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे। तो यानी कि पहले आप इंडियन इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर चले जाते थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके आते थे, 10 में से आप 5 या 6 क्वेश्चन आसानी से स्टैटिक अपने डेटा को पढ़ के सॉल्व कर लेते थे, तो आपका आसानी से जेआरएफ निकल जाता था। लेकिन इस बार 18 क्वेश्चंस आपको आने लग गए हैं। तो अब क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं, प्लस जो आपसे डेटा पूछा जा रहा है वो लेटेस्ट नहीं पूछा जा रहा, आपसे 2 या 3 साल पुराना डेटा पूछा जा रहा है, तो अब आपके लिए ये जो यूनिट है वो डिफिकल्ट भी हो जाती है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। तो अब आप इस इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़कर जाएंगे वो तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अब इंडियन इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। तो जिसे हम सबसे एंड में पढ़ते थे, अब आपको सबसे पहले इसके डेटा को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है, 120 दिन आपके पास है। तो आप अगर इस डेटा को अपने हफ्ते में एक बार पढ़ लेंगे, 2 हफ्ते में एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, तो भी आपको लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंड के 15-20 दिन में इतना सारा डेटा लेकर बैठोगे तो आपसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ 1 साल का नहीं, पिछले 2 या 3 सालों का डेटा जो है वो पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है अब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो और माइक्रो तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पेपर में, इनमें से 11-12 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मैक्रो में से इस बार भी आपके 12 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, और साथ में आपके जो 2 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आए थे उनमें से एक पैसेज भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ही था, जिसमें आपको नेशनल इनकम और जीडीपी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। एएनएस के ऊपर आपका बेसिकली क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। तो वो जो 5 क्वेश्चंस थे आपके कॉम्प्रिहेंशन के, वो भी इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स में से पूछे गए थे। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हर साल ही अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं, अलग अलग यूनिट में से, तो इसे हम स्टैटिक नहीं मानेंगे। ये अब हमारा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा कि अगली बार वो किसी और यूनिट में से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो। माइक्रो में आए थे 11 क्वेश्चंस आपके। तो क्या टॉपिक्स आए थे वो थोड़ी देर में मैं शेयर करूंगी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको 11 क्वेश्चंस आए थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट है कि स्टैट्स, इकोट्रिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो ये भी हमेशा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से 10 क्वेश्चंस आए थे दोनों यूनिट्स में से, स्टैट इकोट्रिक्स में से भी 10 आए थे और इंटरनेशनल में से भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कभी पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, कभी नहीं होता है। इस बार इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें से 8 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, कभी 6 भी होते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल रहती है आपकी यूनिट, इसीलिए आप इसको अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। और डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपके स्टैटिक आते हैं, यानी कि वही सेम थ्योरीज में से क्वेश्चन, वही HDI में से क्वेश्चन, वही पावर्टी एस्टिमेट्स के ऊपर क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इसके 8 क्वेश्चन जो है वो सही करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है इसमें से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार पब्लिक इकोनॉमिक्स में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पब्लिक इकोनॉमिक्स अब आपका आसान आता है। पहले आसान आता था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, इस बार बेसिक नहीं आया था, इस बार थोड़े अच्छे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चन को भी हम थोड़े टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, पर आज का टॉपिक वो हमारा नहीं है। नेक्स्ट आपका एक और जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, क्योंकि 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, एक मैक्रो में से था और एक अगेन आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स में से कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका एक कॉम्प्रिहेंशन पब्लिक इकोनॉमिक्स पर बेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इसमें से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, वैसे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें से इस बार 7 क्वेश्चन आए थे, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, तो इनको भी अब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड मैथमेटिक्स, जिनमें से क्वेश्चन बहुत ही कम देखे गए। मैथ्स में से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस बार कम क्वेश्चंस आए थे, 4 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। एनवायरनमेंट में आपके हर बार ही कम क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ पिछली से पिछली बार आपका क्वेश्चन ज़्यादा आए थे एनवायरनमेंट में, इस बार भी आपके कम आए हैं, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपको कौन सी यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करना है, जो आपकी इंडियन है, माइक्रो मैक्रो है, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, इंटरनेशनल है, डेवलपमेंट है, इन सबको आपको प्रायोरिटाइज करना है, इनको आपको पहले पढ़ना है, एंड लेटर ऑन अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको एनवायरनमेंट, मैथ्स, मनी बैंकिंग के ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है।
चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कि कितने क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको न्यू एडिशन में पढ़ने पड़ेंगे, उनका मैं अभी आपको एक जो है वो स्लाइड लगा रही हूँ, उसका अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये है आपके सामने सारे के सारे टॉपिक्स जो न्यू ऐड किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अपनी तैयारी के अंदर जोड़ लेना है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं आप सबके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एकदम बेसिक्स से अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स से अच्छे हैं तो आप इन क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हो, इन टॉपिक्स पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो आप पहले अपनी बेसिक बुक्स उठाइए, जिनकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल माइंड और इकोनॉमिक्स पर शेयर किए हुई हैं, उनको जाकर आप बेसिक पहले रीड कीजिए, देन उसके बाद इन एडवांस टॉपिक्स के ऊपर आप आइएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप रट्टा लगाने लगोगे, अगेन आपका JRF क्लियर नहीं होगा। आप इकोनॉमिक्स का पेपर रट्टे से नहीं निकलेगा, अब आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझकर करनी पड़ेगी, तभी आपका JRF जो है वो निकल सकता है। क्योंकि पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है दिन भर दिन, हर अटेम्प्ट पे आपका लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अब आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है देन गो फॉर इट, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। बेसिक्स क्लियर है तो एडवांस पर जाइए डायरेक्टली। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर तो उन बुक के PDFs में से आप कीजिए जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। एक मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया, बनाया है नया डिस्कशन ग्रुप, उसे भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। उस पर बच्चे अपने आपस में इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 को आपको किस तरीके से सेग्रीगेट करके अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे या आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एक वन शॉट सोल्यूशन चाहिए, तो आप तनवीर सर हैं, उनका टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेक अचीवर्स करके, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को पता भी होगा। उन्होंने अपनी यूनिट वाइज जो है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉर्ट किए हुए हैं हर अटेम्प्ट के, मतलब पिछले 3 अटेम्प्ट्स के तो मुझे याद ही है, पिछले तीनों अटेम्प्ट्स के उनके पास सॉर्टेड यूनिट वाइज सॉर्ट करके उन्होंने दिए हुए हैं, बिल्कुल कन्वीनियंटली हर बच्चे के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके टेलीग्राम चैनल पर है PDFs, तो उसको आप डेफिनेटली जाकर देख सकते हो, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। उसमें उन्होंने आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो इतना कन्वीनियंट उन्होंने बच्चों के लिए कर दिया है, तो आप डेफिनेटली उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको है कि आपको क्वेश्चन पेपर्स पूरे चाहिए या आपको है कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाए, तो आप नवदीप मैम की जो बुक है वो भी परचेज कर सकते हो। हालांकि मैंने उनकी बुक नहीं पढ़ी है, बट उनका रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बच्चों की तरफ से, तो आप डेफिनेटली उनकी बुक परचेज कर सकते हो पेपर 1 के लिए। पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो उसके लिए भी आप देख सकते हो, बट मैं आपको पेपर 1 के लिए ही सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक है, तो आप डेफिनेटली उनकी बुक भी देख सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए तो। नेक्स्ट है आपका कि आपको इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपको ओल्ड पेपर्स चाहिए हैं तो आप UGC की वेबसाइट पर सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको न्यू क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप NTA की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर आप सॉल्व क्वेश्चंस चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेरी जो सीरीज़ है वो देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैंने 2015 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस जो हैं यूनिट वाइज अपने मैराथन के अंदर शेयर किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली उन मैराथन्स को देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको उससे भी पहले के पेपर सॉल्व करे हुए चाहिए तो आप अमित चैटर्जी सर जो हैं उनकी वीडियोस को देख सकते हो, किसी भी ईयर के किसी भी अटेम्प्ट के आप वहाँ पर डालोगे वीडियो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर उनकी वीडियो मिलेगी। उन्होंने बहुत 2010 या 2011 से ही उन्होंने सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाए हुए हैं, तो उसे भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलने वाले हैं, और PDFs में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सभी इकोनॉमिक्स की बुक्स की कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक वीडियो जो है आपके लिए वन शॉट सोल्यूशन है टू क्रैक JRF।
तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि इस बार आपका नेक नहीं, इस बार आपका JRF ही निकल जाए। अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है आप सबके पास, अपने टाइम को आप जुडिशियसली मैनेज कीजिए, बहुत ही ध्यान से उसको आप यूज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये 4 महीने जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। बट टेंशन भी नहीं लेनी है, ये नहीं कि पूरा स्ट्रेस लेकर बैठ जाए, स्ट्रेस को आपको साइड रखना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। जल्दी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपके साथ और भी कुछ नई चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।